अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम सेकंड ईयर यूनिट नंबर 15 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 बेसिकली इसका एसएलओ टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड का इंट्रोडक्शन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। दो चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एक इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशनल फील्ड और दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ आप कैसे फाइंड। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड की इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है? द स्पेस आर रीजन अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट। जैसे आपके पास अर्थ है या सन कह लें, वेयर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। यानी कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए। किस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए? एन अदर ऑब्जेक्ट पे, एन अदर ऑब्जेक्ट किसी और मैस पे। तो उस रीजन और उस स्पेस को जहां एक मैसिव ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, उस रीजन और स्पेस को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इसकी एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखें? ग्रेविटेशनल फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड लाइंस। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इंडिकेट द डायरेक्शन। फील्ड लाइन्स हमें दो चीज़ें बताती हैं। डायरेक्शन का पता चलता है कि किस डायरेक्शन में, और दूसरा स्ट्रेंथ का पता चलता है कि कहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो स्ट्रेंथ के लिए आप ये देखेंगे, जहाँ फील्ड लाइंस क्लोज्ड होंगी ना, जहाँ बच्चों फील्ड लाइंस क्लोज्ड होंगी वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। वहाँ स्ट्रेंथ क्या होगी? हाई होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है ना फील्ड लाइंस की, वो हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। एज शोन इन फिगर, क्लोजर फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर फील्ड। ये वही कंसेप्ट बता रहा है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। while apart field lines indicate a weaker field। तो यहाँ से रिलेशन क्या बना? तो बच्चों यहाँ से ये रिलेशन बना कि जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइन। डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये आपके पास एक MCQs मैंने बता दिए शॉर्ट। द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस रेडली इनवर्ट। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव फील्ड होती है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो रेडली इनवर्ट होगी। ऑल डायरेक्शन फॉर पॉइंट मैस। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है। अगर कोई और ऑब्जेक्ट, लेट कर लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास m है। अब जैसे ही ये इसकी फील्ड में आएगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़ीरो होगी। ज़ीरो क्यों होगी? क्योंकि ये इसकी फील्ड से बाहर है।
और जैसे ही ये इसकी फील्ड में आएगा तो इस पे इनवर्ड जो है वो फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो इस रीजन को जहां जहां ये फोर्स लगाएगा उस रीजन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, अब है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। कि अगर मैं ये कहूं, ग्रेविटेशनल फील्ड का तो पता चल गया कि किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड जहां दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे। अब जहन में सवाल आता है कि किसी जगह पे वो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, किसी जगह पे वो फोर्स कम लगाएगा। इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। अर्थ के अराउंड, मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। जितना आप मैसिव ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो असल में स्ट्रेंथ का पता कैसे चलता है कि कोई मैसिव ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर सूरज है, अब सूरज की फील्ड है, धूप है। अब दिन के टाइम शिद्दत ज़्यादा होती है, आप बाहर जाएंगे तो आपको शिद्दत का पता चलेगा, स्ट्रेंथ का पता चलेगा। 5 मिनट बाहर धूप में खड़े होंगे, आपको आइडिया होगा हो धूप शदीद है, ठीक है। स्ट्रेंथ का तब पता चलेगा जब आप पे वो डायरेक्ट जो धूप की जो इंटेंसिटी है वो पड़ेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मैस पे लगेगी ना तो वो हमें स्ट्रेंथ बताएगी। अगर फोर्स ज़्यादा लग रही है मैस पे, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर कम लग रही है तो कम है, सिंपल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस। ग्रेविटेशनल पर का मतलब होता है डिवीजन, ये किसी मैस पे कितनी फोर्स लग रही है वो हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बच्चों इसका दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। इंटेंसिटी का मतलब शिद्दत, स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी सेम कंटेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी के साथ, जिसको बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका फार्मूला क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसका फार्मूला होगा स्मॉल जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट, पर का मतलब डिवीजन, पर यूनिट मैस, नीचे मैस आ जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, ऐसा यूनिट, फोर्स का क्या यूनिट होता है सर, न्यूटन। मैस का क्या होता है, केजी। अब इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर केजी, ऐसा यूनिट। और अगर एसआई बेस यूनिट की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे कहता एसआई बेस यूनिट क्या है, तो अब आपको पता है कि जो न्यूटन है वो बेस यूनिट नहीं है, न्यूटन एक ड्राइव यूनिट है। तो आप क्या करते हैं, न्यूटन को लिखते केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बाहर आपके पास पर केजी है, ठीक है बच्चों। अब केजी के साथ पर केजी के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर +1 उधर -1, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वही यूनिट नहीं आए जो एक्सेलरेशन के हैं, जी के हैं। डायमेंशन क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेंथ पर टाइम्स स्क्वायर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि देखें इसके फार्मूले में फोर्स आ रही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जी भी वेक्टर क्वांटिटी, यानी जी की वही डायरेक्शन होगी जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, टूवर्ड्स दी मैसिव ऑब्जेक्ट। इसलिए मैंने लिखा डायरेक्शन इसकी किधर होगी, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल
फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इसके फार्मूले में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है? इट्स एवरेज वैल्यू नियर टू अर्थ या अर्थ पे इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो जी की वैल्यू होती है। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसकी ये होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फीट पर सेकंड स्क्वायर में इसकी ये वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों? यानी आप इस तरह याद रख लें कि ये जो वैल्यू है ये एस आई यूनिट, एस आई यूनिट जब आप यूज़ करें, ठीक है। ये तब वैल्यू है जब आप सी जी एस यूनिट यूज़ करेंगे। सी जी एस यूनिट वो होते हैं जिसमें आप लेंथ को सेंटीमीटर में, ठीक है। और ये तब आपकी वैल्यू आएगी जब आप एफ पी एस यूनिट यूज़ करेंगे। एफ पी एस में लेंथ फुट में ली जाती है, ठीक है। ये वैल्यू एम सी क्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स। यहाँ पे मैं एक ऐसा लो बेस क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि factor write down the factor at which the value of g depend upon value of g depends upon वैल्यू ऑफ जी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये आपसे पेपर में ऐसे लो बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो इसका आंसर जो है द वैल्यू ऑफ जी वेरी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है शेप ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की शेप चेंज होगी तो जी की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि अब अर्थ सफारी कर लेना, उसकी जी की वैल्यू ये है। बाकी है हाइट ऑफ द अर्थ, जैसे हाइट अबव द अर्थ सरफेस, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मर्री पे जी की वैल्यू और होगी, इस्लामाबाद और होगी, केटू पे और होगी, कराची और होगी, ठीक है, हाइट के साथ। ये आगे हम रिलेशन पढ़ेंगे, हाइट के साथ इसका एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। वैसे हम कहते हैं ये इनवर्स रिलेशन। थर्ड फैक्टर है डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। जितना आप गहराई में जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती जाती। तो यहाँ पे मैं अगर जर्नल रिलेशन आप कहें ना सर, जर्नल रिलेशन क्या हो सकते हैं, तो जी का जर्नल रिलेशन डेप्थ के साथ इनवर्स है, ठीक है। जी का हाइट के साथ भी जर्नल रिलेशन इनवर्स है कि जितना आप हाइट पे जाते हैं जी की वैल्यू कम होती है। एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की रोटेशन के साथ भी चेंज होती है, ठीक है। तो ये अब आपने 4 फैक्टर लिखने हैं, इससे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, एक्सप्लेनेशन है कंसिडर। अब हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। जी का बेसिक फार्मूला क्या आता है? कंसिडर अ सोर्स मैस एम। ये हमारे पास सोर्स मैस है कैपिटल एम, एंड टेस्ट मैस स्मॉल एम। The distance between these masses is r, so that gravitational force is interaction between test mass as the gravitational field created by the source mass as shown in figure। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास सोर्स मैस, ये सोर्स मैस, ठीक है। ये क्या है? ये सोर्स मैस है, जिसने सोर्स उसको कहते हैं जो फील्ड बनाता है, जो फील्ड बनाता है। और ये मेरे पास एक
टेस्ट मैस। टेस्ट मैस हमेशा छोटा होता है, जिस तरह टेस्ट चार्ज होता है ना, इसी तरह टेस्ट मैस होता है, वो छोटा होता है। अब होगा क्या, इन दोनों के दरमियान ये स्मॉल आर डिस्टेंस। अब जो सोर्स मैस है वो अपनी फील्ड बनाएगा, क्योंकि ये मैसिव ऑब्जेक्ट है, और वो इस पे फोर्स लगाएगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होगी और इनके दरमियान डिस्टेंस आर हो। ठीक है, ये आप एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल आर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है F इज इक्वल टू एम ए। अब फोर्स कौन सी लग रही है, फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। किस पे, मास पे, एम पे। और जो एक्सेलरेशन होगा वो जी की इक्वल होगा। एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो फोर्स लग रही है वो किसकी इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फार्मूला आएगा, ये आपके पास वही फार्मूला आएगा जो हमने ऊपर लिखा है। मास को हम डिवाइड कर देंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो फार्मूला कुछ यूं आ जाएगा, और आप यूं कुछ लिख सकते हैं, स्मॉल जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ठीक हो गया बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं तक वाइंड अप करते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह।